हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं और आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C3S और ड्राई कैल्शियम सिलिकेट इन दोनों को एक को बढ़ा दें और एक को घटा दें तो जो है क्या प्रभाव पड़ेगा सीमेंट में। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आप लोग ये वाला हेडिंग लिख लेंगे कि यदि सीमेंट में C3S की मात्रा बढ़ जाए तथा C2S की मात्रा कम हो जाए तो सीमेंट पर निम्न प्रभाव होंगे। तो हम अभी देख रहे हैं कि अगर हमने सीमेंट में C3S की मात्रा को क्या किया है, बढ़ा दिया है और C2S की मात्रा यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को कम कर दिया है, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है रेट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस, इसको मैं पहले बता चुका हूं। तो सबसे जल्दी रिएक्शन C4AF करेगा, फिर दूसरे नंबर पे C3A आएगा, फिर तीसरे नंबर पे C3S और चौथे नंबर पे लास्ट में क्या आएगा, C2S आएगा। तो ये वाला हम इस चीज को लिखे हैं C3S और C2S में हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। इसको दोनों को छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए अगर C3S की मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो ये क्या होगा कि इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है C2S से क्या है, अधिक है, ठीक है। तो इसके कारण इसकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो सीमेंट में क्या होगा, इसके कारण जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि जो ऊष्मा निकल रही है वो जल्दी जल्दी और निकलने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का ये सीक्वेंस है। सबसे जल्दी जल्दी ऊष्मा जो है C3A से निकलती है, फिर से इसके बाद से C3S, फिर C4AF और लास्ट में क्या होता है C2S। तो अगर हम सीमेंट में C3S की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये क्या है, सबसे कम है। इसके कारण क्या है, सबसे कम है। तो इसको हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं कि टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके कारण जो है हीट जो जनरेट होती है वो 500 जूल होती है, ठीक है। C3S के कारण जो है ऊष्मा जो जनरेट होती है वो 500 जूल पर ग्राम होती है, ठीक है। लेकिन C2S के कारण जो ऊष्मा जनरेट होती है वो 260 जूल प्रति ग्राम होती है C2S के कारण, ठीक है ना। तो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान बढ़ रहा है कि नहीं, हम C3S की मात्रा को बढ़ा रहे हैं और ये 500 जूल प्रति ग्राम की दर से हीट जनरेट कर रहा है। तो इसकी मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि टोटल हीट का मान भी बढ़ेगा, और इसकी मात्रा कम है तो टोटल हीट का मान क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि C3S की मात्रा बढ़ा दिए हैं तो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर अगला पॉइंट है रेट ऑफ हार्डनिंग का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि जो स्ट्रेंथ ग्रहण करने की जो दर है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा है कि जो C3S होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, वो अर्ली स्ट्रेंथ प्रदान करता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट प्रदान करता है। तो ये रहा, हमने लिखा है स्ट्रेंथ प्रदान करने का सीक्वेंस हमने लिखा है कि C3S सबसे ज्यादा जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है, फिर उसके बाद से C2S, फिर इसके बाद से C3A और फिर लास्ट में क्या आता है, C4AF आता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि C3S की मात्रा बढ़ा रहे हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा कि रेट ऑफ हार्डनिंग का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं 28 दिन की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। C3S के कारण ही जो है अर्ली स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, तो 28 दिन की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। संकुचन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। श्रिंकेज का जो मान होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने रिएक्शन देखा था जो C3S होता है, C3S जो होता है वो वाटर से रिएक्शन करता है तो CSH जेल बनाता है और फिर इसके बाद से क्या होता है, CSH जेल बनाता है और फिर 3CaOH ट्वाइस ये बनाता है। जो है तीन जो है अणु निकलते हैं, 3 मॉलिक्यूल या 3 यौगिक कहें, 3 मॉलिक्यूल कहें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 3
अणु या यौगिक जो भी है वो जो है बाहर निकलता है, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है और ये बाहर निकलता है। तो श्रिंकेज कब होता है, संकुचन कब होता है, जब जो है किसी चीज से या सॉइल से ही जब वाटर निकल जाएगा तो उसमें रंध्र बचेंगे तो वो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये घुलनशील ज्यादा होता है और ये बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो क्या होगा, श्रिंकेज का मान जो है बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि संकुचन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। C3H की मात्रा अगर हम बढ़ा देंगे तो श्रिंकेज का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान यानी कि तुषार प्रतिरोधी, जो तुषार को प्रतिरोध करने की क्षमता होती है तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो है ये 500 जूल प्रति ग्राम की दर से ऊष्मा जनरेट कर रहा है और वो बर्फ नहीं बनने देता। जो उसमें कंक्रीट में जो वाटर है या उसके सतह पे जो बर्फ जमेगी उसको क्या करेगा कि ये जमने नहीं देगा, क्योंकि इतनी हीट जनरेट कर रहा है तो वहां पे गर्मी रहेगी और वो बर्फ नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध करना और फ्रस्ट मतलब होता है तुषार। तो इसमें क्या होता है कि जो कंक्रीट के सरफेस पे या उसमें कंक्रीट में जो वाटर है वो बर्फ में बदल जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऊष्मा जनरेट हो रही है तो क्या होगा, वो बर्फ में नहीं बदल पाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, बर्फ को नहीं बनने दे रहा है। तो फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। केमिकल अटैक से यानी कि क्षमता कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो है बहुत ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ज्यादा जो है, इसके 3 कंपोनेंट है, ये बाहर निकलेंगे C3H के कारण। तो जो है वॉइड्स की मात्रा ज्यादा बन जाएगी और फिर वो केमिकल से ज्यादा प्रभावित होने के उसके चांसेस रहेंगे। तो केमिकल अटैक से यानी कि क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्यूरिंग टाइम जो है कम हो जाएगा। हाँ देखिए, हम लोग कंक्रीट जो होती है या मसाला होता है, जो भी हम लोग दीवार जुड़ाई करते हैं तो उसको तराई किस लिए करते हैं। क्यूरिंग का मतलब होता है कि तराई करना, हिंदी में उसको बोलते हैं तराई। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, तराई। तराई का मतलब होता है कि जब हम लोग कंक्रीट कुछ भी कॉलम या बीम कुछ भी बना लेते हैं या दीवार को ही जोड़ लेते हैं सीमेंट से, तो हम क्या करते हैं कि उस पे सुबह सुबह में पानी डालते हैं, सुबह शाम को उस पे हम पानी छिड़कते हैं। तो वही पानी को छिड़कना ही, पानी को छिड़क करके उसको भिगोना ही, या ग्राउंड लेवल पे कोई भी चीज ढाला हुआ है तो उसको वाटर में डुबो करके उसको भिगोए रखना ही क्या बोला जाता है, उसको ही तराई बोला जाता है। तो क्यूरिंग टाइम कम हो जाता है। तो हम जब उसको देखिए, इसमें से क्या होता है कि हीट जनरेट होता है और हीट के कारण जो है वाटर जो है वाष्पित होता रहता है, ठीक है। तो वाटर देखिए यहाँ पे जो CSH जेल बन रहा है और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और ये जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ये वाटर से ही रिएक्शन कर रहा है, तभी तो CHS बन रहा है, CHS जेल बन रहा है और यही स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है। तो हमको पूरी कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए क्या करना होता है कि बार बार जो है वाटर को सप्लाई करना होता है। बार बार हम वाटर देंगे तभी ना उसमें जितने भी C3H और C2S या C3H C4AF के जो भी कंपाउंड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और अपना अपना कार्य कर सकेंगे। तो इस वजह से हम जो है क्यूरिंग टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि जो C3H होता है इसका जो है अर्ली जो स्ट्रेंथ गेन करने की क्षमता है, जो स्ट्रेंथ ग्रहण करने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा कि अर्ली स्ट्रेंथ मतलब कि बहुत ही कम दिनों में क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा ही लोड सहने लायक हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्यूरिंग टाइम का मान जो है क्या होगा, तराई करने का जो मान होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है अगला, फार्म वर्क को हटाया जा सकता है। फार्म वर्क को जल्दी हटाया जा सकता है। फार्म वर्क का मतलब है कि वही जो हम लोग मान लीजिए कि बीम ढाला हुआ है या कॉलम ढाला हुआ है या कोई भी ब्रिज बना हुआ है, तो उसको जो हम सपोर्ट देते हैं, हमको गांव में हम उसको बोलते हैं कि भाड़ा बांधना, ठीक है। तो भाड़ा बांधने को क्या बोलते हैं कि फार्म वर्क बोलते हैं, फार्माबंदी करना। हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, फार्माबंदी करना। तो जब ये जल्दी मतलब स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेगा, तो जल्दी स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेगा तो वो अपना जिस शेप में हमने उसको ढाल दिया है उस शेप में वो अपने वेट को भी सहन कर लेगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो फार्म वर्क होता है, भाड़ा बुट्टी जो होता है, जो हम बांधे रहते हैं स्टीयरिंग, वो जो है जल्दी हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पे लिखिएगा कि यदि सीमेंट में C3H की मात्रा यहाँ पे कम कर दी जाए तथा C2H की मात्रा बढ़ा दी जाए तो सीमेंट पर निम्न प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ये वाला जो लिखा है इसको उल्टा कर देना है। हमने अभी जो पढ़ा था उसमें C3H की मात्रा को बढ़ाया था और C2S की मात्रा को क्या किया था, कम किया था। अब क्या करना है, अब C3S की मात्रा को कम करना है और C2S की मात्रा को बढ़ा देना है। तो जब हम ये चीज कर देंगे तो यहाँ पे जो भी लिखा है, अगर बढ़ जाता है लिखा है तो वहां पे वो घट जाता है, हो जाएगा। अगर लिखा है कम हो जाता है तो वहां पे क्या होगा कि बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक उल्टा हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए रेट ऑफ, अगर हम C3S की मात्रा को कम कर दिए हैं और C2S की मात्रा को बढ़ा दिए हैं, तब मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये C2S जो है ये वाटर से सबसे धीरे धीरे रिएक्शन करता है। ठीक है, और हमने इसी को बढ़ा दिया है और इसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है C3S जो है C3A के बाद रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है C2S जो है सबसे धीरे धीरे रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है उष्मा जो है C2S के कारण जो है बहुत कम निकलेगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने C2S की मात्रा को क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो वो धीरे धीरे रिएक्शन करेगा और धीरे धीरे उष्मा निकलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि C2S के कारण जो है उष्मा निकलेगी वो 260 जूल प्रति ग्राम की दर से निकलेगी। तो क्या होगा, कम हो जाएगा। और हमने क्या किया है, इसको ही घटा दिया है और इसके कारण जो उष्मा निकल रही थी वो 500 जूल निकल रही थी। तो अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, टोटल हीट जो है कम हो जाएगा। रेट ऑफ हार्डनिंग का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि C3S जो है ज्यादा स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा था और C2S क्या कर रहा था, कम। और हमने C2S को बढ़ा दिया है और इसको घटा दिया है, तो जो हार्डनिंग की दर है क्या होगी, घट जाएगी। 28 दर की स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने C2S को बढ़ा दिया है और C3S को क्या किया है, कम कर दिया है। और C3S ही है जो 28 दिन की स्ट्रेंथ प्रदान करता है 80 से 90%। और ये तो जो है 28 दिन के बाद अपना कार्य शुरू करता है। तो 28 दिन की स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। संकुचन का मान क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि C2S जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पे क्या होगा कि एक, देखिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूं। जो C2S था, C2S जो है 4 जो है वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके और CSH जेल बनाता था और फिर इसके बाद से एक जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड बना रहा था। ठीक है ना, तो ये जो है कम बन रहा है और ये घुल करके बाहर कम निकलेगा, तो संकुचन का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो संकुचन का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण जो है उष्मा कम निकल रही है। तो उष्मा कम निकलेगी तो गर्मी कम होगी और बर्फ के जमने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। केमिकल अटैक सहने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो है CaOH ट्वाइस एक कंपाउंड है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो ये ज्यादा वॉइड्स उत्पन्न करेगा और ये कम वॉइड्स उत्पन्न करेगा। तो इस कारण से केमिकल अटैक सहने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यूरिंग का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है ये कम स्ट्रेंथ प्रदान करेगा और ये C3S जो है ज्यादा स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा था। ठीक है ना, तो इस वजह से क्यूरिंग टाइम जो है बढ़ जाएगा और फार्म वर्क जो है जल्दी नहीं हटाया जा सकेगा। क्यों, क्योंकि उसमें अपने लोड सहने की क्षमता अभी तक जो है आई नहीं रहेगी। तो ये चीज हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। ये चीज आप लोग लिखेंगे। तो मैंने इसको बता दिया। अब देखते हैं इधर जो C3A है, C3A की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, सल्फेट रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जो C3A है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है, ये सल्फेट से बहुत ही जल्दी प्रभावित होता है। ये अति संवेदनशील है, तो सल्फेट के कारण जो है ये जल्दी प्रभावित होता है। तो अगर हमने इसकी मात्रा को बढ़ा दिया है तो सल्फेट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, फिर एक्सपेंशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके कारण जो है 865 जूल प्रति ग्राम की दर से जो है हीट जनरेट होती है। तो जब उष्मा, जानते हैं आप लोग कि किसी भी चीज को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, फैलाव होता है। ठीक है ना,
और ठंडा किया जाएगा तो वो सिकुड़ेगा, तो यहाँ पे हीट इतना जनरेट होगा तो क्या होगा, ये फैल जाएगा, और जब प्रसार होगा तो क्रैक्स होने की संभावना जो है ज्यादा होगी, ठीक है, दरार ज्यादा पड़ने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब देखिए क्या होगा, C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का मान बढ़ने से सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का मान बढ़ने से क्या होगा कि सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो है इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है, कम होती है। ये जो है ज्यादा जो है ज्यादा बंधक गुण इसमें नहीं होता है, ये जो है स्ट्रेंथ उतना प्रदान नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, इसकी पकड़ अच्छी नहीं होती है, तो इस वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर सीमेंट जो है सल्फेट रेजिस्टेंस हो जाता है, सल्फेट से जो है कम प्रभावित होगा, सल्फेट प्रतिरोधी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो C4AF है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो जो फेराइट है, ये क्या है, सल्फेट का प्रतिरोधी है, सल्फेट को रेजिस्ट करता है, तो सल्फेट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ये जो है सल्फेट से जल्दी प्रभावित नहीं होगा। सीमेंट के कणों की अगर फाइननेस बढ़ा दे तो सीमेंट पर निम्न प्रभाव होगा। तो अगर जो सीमेंट है, ठीक है, वो जिस साइज में उसके पार्टिकल हैं, ग्रेन हैं, अगर हम उसको और छोटा छोटा कर दें तो सीमेंट पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। तो सीमेंट के जो कण हैं उसको हमने क्या किया है कि और फाइन कर दिया है, फाइन मतलब सूक्ष्म कर दिया है, ठीक है, तो और सूक्ष्म कर देंगे तो क्या होगा कि रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि जो वाटर के साथ रिएक्शन करने की दर होगी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। देखिए कैसे बढ़ जाएगी, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये बड़ा सा टुकड़ा है और ये क्या है, ये बड़ा सा टुकड़ा है, और मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि सीमेंट के पार्टिकल को ही छोटा छोटा कर दिया है, ठीक है, सूक्ष्म बना दिया है। तो ये जो चारों कंपाउंड हैं वो चारों में से कोई भी हो सकता है, C2S, C3S और C4AF। तो ये सीमेंट में तो ये चारों कंपाउंड रहते हैं ना, तो ये चारों में से तो कोई भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि सीमेंट में ये पार्टिकल है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये पार्टिकल है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा। तो ये अभी बड़ा है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको फाइन कर देंगे, सूक्ष्म कर देंगे, तो इसको ही हमने तोड़ दिया। तो मान लीजिए कि हमने इसको 4 भागों में तोड़ दिया, तो अब ये 4 हो गए ना, जहां एक बड़ा सा पार्टिकल था वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, अब इसके 4 छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो अब ये चारों वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे एक ही बार में, 4 मॉलिक्यूल से वाटर के रिएक्शन करेंगे, वाटर के 4 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे एक ही बार में, तो क्या होगा, रिएक्शन करने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसमें क्या होगा कि ये बड़ा सा है तो पहले जो बाहरी वाला होगा वो रिएक्शन करेगा, फिर जो प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर उसके अंदर ऐसे होगा। और यहाँ पे चारों छोटे छोटे हो गए तो चारों एक ही बार में 4 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने लगेंगे। तो इस कारण से क्या होगा कि रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, क्रिया करने की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान भी बढ़ जाएगा। अब ये चारों रिएक्शन कर रहे हैं तो ये चारों भी उष्मा तो जनरेट करेंगे ना जल्दी जल्दी, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एक वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो एक वाटर के कारण जो उष्मा जनरेट होगी वही जनरेट होगी। और यहाँ पे चारों एक साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक के कारण जो है हीट जनरेट होगा, 1 के कारण, ठीक है ना, और यहाँ पे 4 के कारण एक ही बार में हीट जनरेट होगा। तो हीट का मान बढ़ रहा है कि नहीं, हीट का मान बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। टोटल देखिए, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान तो बढ़ रहा है, जो उष्मा निकलने की दर है, जैसे कि अब जब सीमेंट के जो पार्टिकल थे वो बड़े बड़े थे तो उष्मा जो है 1 यूनिट के हिसाब से, 1 का मतलब कुछ भी मान लीजिएगा, 1 जूल प्रति ग्राम कुछ भी मान लीजिए, तो इतने दर से निकल रही थी 1 सेकेंड में, ठीक है। अब हमने इसको सूक्ष्म कर दिया और इसके 4 पार्टिकल बना दिए, तो अब ये चारों वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में 4 जूल प्रति ग्राम की दर से उष्मा निकल रही है। लेकिन टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो 4 टुकड़े थे वो इसी पार्टिकल के तो हैं, तो ये
ये जो है 1 सेकेंड में रिएक्शन कर रहा है तो 1 निकाल रहा है, लेकिन ये मान लीजिए 4 सेकेंड में तो पूरा रिएक्शन पूरा कर लेगा ना। 4 सेकेंड में ये वाटर के साथ पूरा रिएक्ट कर जाएगा ना, तो 4 सेकेंड में जो उष्मा निकलेगी वो भी तो चार ही जूल निकलेगी यहाँ से, कि अधिक निकल जाएगी, ये बताइए। ये इतना बड़ा टुकड़ा है तो वाटर के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है तो 1 सेकेंड में 1 जूल प्रति ग्राम की दर से उष्मा निकाल रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि चारों एक ही बार कर ले रहे हैं, तो चाहे यहाँ पे देखिए चारों एक ही बार रिएक्शन कर लिए तो 1 सेकेंड में कर लिए, ठीक है ना, तो उष्मा निकली 4 जूल की। और यहाँ पे इसको रिएक्शन करने में मान लीजिए 4 सेकेंड लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस केवल टाइम का इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन जो टोटल उष्मा का जो वैल्यू है वो क्या है, दोनों में सेम है। दोनों में जो उष्मा की जो टोटल हीट की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है कि वो कितनी जल्दी उष्मा जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके छोटे पार्टिकल कर देंगे तो रेट मतलब समय, तो कम समय में ज्यादा उष्मा निकलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज बात हो रही थी। और यहाँ पे टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान, तो ये रिएक्शन करेगा तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और ये रिएक्शन करेगा तो कम ही समय में मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली दोनों में अगर हम पार्टिकल को छोटे नहीं करें तो भी और छोटे कर दें तो भी जितना रिएक्शन होगा और जितना उष्मा जनरेट होगी दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। अमाउंट को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान कब चेंज होगा, जब हम लोग अमाउंट को चेंज करेंगे, यानी कि सीमेंट की मात्रा को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तब जो है वो चीज होगी। फिर फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसके कण जो है अति सूक्ष्म हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन करके और कम समय में ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। कम समय में ज्यादा उष्मा निकल जाएगी और ये जो है तब तक क्या हो जाएंगे, जो बर्फ नहीं बन पाएगी और उस टाइम ये जो है सेट हो जाएंगे, ठीक है ना, ठोस हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वाटर के साथ रिएक्शन करके और ये CSH जेल बना लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये दोनों, और जब ये CSH जब जेल बना लेंगे तो ये स्ट्रेंथ प्रदान करने लगेगा, तो फिर फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हार्डनिंग की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये वाली लाइन आपको नहीं दिख रहेगी, यहाँ पे लिखा है हार्डनिंग की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HARDENING, हार्डनिंग की दर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हार्डनिंग का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ग्राइंड करना, और जो C3S है और जो C2S है, C3S और C2S जो है इसके पार्टिकल छोटे छोटे हो गए हैं, तो वाटर के साथ क्या होंगे,